नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द एक पूरे देश के वादे को, उसकी पूरी पहचान को बताते हैं। सोचिए, इतना बड़ा दस्तावेज, इसे समझना शुरू कहाँ से करें? एक बहुत बड़े न्यायविद N.A. पालकीवाला ने इसका एक सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा, और यही एक लाइन इसके गहरे महत्व की नींव रख देती है। तो आखिर ये प्रस्तावना है क्या? ये सिर्फ शब्दों का एक पैराग्राफ नहीं है। ये तो हमारे संविधान बनाने वालों की सोच है, उनके सपने हैं, उनकी उम्मीदें हैं। एक तरह से कहें तो ये भारतीय संविधान की फिलोसॉफिकल सोल है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। प्रस्तावना शुरू होते ही सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है कि इस संविधान को अपनी ताकत मिलती कहाँ से है, और इसका जवाब इसके पहले कुछ शब्दों में ही छिपा है। इसे कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। मतलब ये संविधान किसी बाहरी ताकत या किसी राजा ने हम पर थोपा नहीं है, इसे बनाया है खुद भारत के लोगों ने, अपने लिए। यानी सारी की सारी शक्ति आखिरकार हम नागरिकों से ही आती है। तो ये तो साफ हो गया कि शक्ति कहाँ से आती है। अब आगे प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक देश के तौर पे होगा कैसा। इसके लिए 5 बड़े स्तंभों की बात की गई है जो हमारे देश के चरित्र को परिभाषित करते हैं। पहला है संप्रभु, सोवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। हम अपने मालिक खुद हैं, किसी और देश के दबाव में नहीं। इसके बाद आता है शब्द समाजवादी। ये शब्द दिखाता है कि भारत सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए कमिटेड है। मतलब देश की तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही न रह जाए, बल्कि सब तक पहुंचे। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शुरू से प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया। और ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं था, ये उस वक्त की सरकार की सोच और देश की दिशा को भी दिखाता है। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। भारत का समाजवाद चीन या पुराने सोवियत संघ वाले कम्युनिस्ट समाजवाद जैसा नहीं है। यहाँ सब कुछ सरकार का नहीं होता, बल्कि यहाँ एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर साथ साथ काम करते हैं। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। और भारत का सेक्युलरिज्म भी थोड़ा अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार धर्म से बिल्कुल अलग है, बल्कि ये कि सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी, बराबर सपोर्ट करेगी। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, ये तो हम सब जानते हैं। इसका मतलब है कि असली ताकत जनता के हाथ में है, जो वोट डालकर अपनी सरकार चुनती है। और आखिर में आता है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति का पद, वो खानदानी नहीं है, कोई राजा रानी नहीं है। राष्ट्रपति भी चुनाव से ही आते हैं, एक तय समय के लिए। तो ये तो हो गए वो 5 स्तंभ जिन पर हमारा देश खड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संविधान अपने हर नागरिक को क्या 4 बड़े वादे करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा है न्याय का, जस्टिस। लेकिन ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात है। सामाजिक न्याय, यानी किसी से जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय, यानी दौलत की बड़ी बड़ी असमानताएं कम हो। और राजनीतिक न्याय, मतलब हर किसी को वोट देने का और शासन में अपनी आवाज उठाने का हक हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी। और लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पर कोई पाबंदी ना हो। इसका मतलब ये भी है कि हमें अपनी तरक्की करने, अपने आप को बेहतर बनाने के पूरे मौके मिले। लेकिन हाँ, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। जैसा कि महान दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा था, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ आज़ादी भी नहीं हो सकती। मतलब सच्ची आज़ादी कानून के दायरे में ही मुमकिन है। तीसरा वादा है समानता का, यानी इक्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को जन्म के आधार पर कोई खास अधिकार नहीं मिलेगा और हर किसी को आगे बढ़ने के बराबर मौके दिए जाएंगे। कानून के सामने सब एक बराबर। और अब आता है चौथा और आखिरी वादा, एक ऐसा वादा जो इन सभी आदर्शों को एक धागे में पिरोता है। ये है बंधुत्व का वादा।
कहते हैं कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस शब्द बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी को शामिल करने पर बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि ये एक तरह का सोशल ग्लू है जो एक कामयाब लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये भाईचारा, ये बंधुत्व दो चीजों को पक्का करता है। पहली, हर एक इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी, और दूसरी, हमारे देश की एकता और अखंडता। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने बड़े-बड़े आदर्श हैं, क्या इनकी कोई कानूनी ताकत भी है? क्या प्रस्तावना को कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है? देखिए, इस पर भी सोच वक्त के साथ बदली है। शुरू में 1960 के बेरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इस केस में कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना न सिर्फ संविधान का हिस्सा है, बल्कि ये संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा मोड़। और यहीं से हम एक आखिरी और शायद सबसे गहरी बात पर आते हैं जो इस पूरी सोच को एक साथ जोड़ती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन तीन शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक त्रिमूर्ति कहा था। उनका मानना था कि इन्हें आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। सोचिए, अगर समानता ना हो तो स्वतंत्रता का क्या फायदा? वो तो कुछ ताकतवर लोगों का राज हो जाएगा। और अगर स्वतंत्रता ना हो तो समानता का क्या मतलब? वो तो इंसान की तरक्की ही रोक देगी। और इन दोनों का कोई मतलब नहीं अगर लोगों में आपस में भाईचारा यानी बंधुत्व ना हो। तो ये प्रस्तावना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो हम एक समाज के तौर पर इन तीनों को एक साथ एक ही समय पर कैसे मजबूत कर सकते हैं? ये सवाल हम सबके लिए है।